नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिब्लिक्स पॉइंट चैनल पर। आज हम लोग मुख्य सेविका की तीसरी क्लास देखेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग दो क्लासेस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी है वो आप लोग देख लेंगे जा करके। और इस क्लासेज में मतलब मैंने 8वीं और 9वीं यूनिट जो है आपके सिलेबस की वो हमने कवर करने की कोशिश करी है पिछली दो क्लासेज में। और जो बचा वाला टॉपिक है मिनरल और वाटर, यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। और आज की वीडियो में हम लोग मिनरल और वाटर के बारे में पढ़ लेंगे। तो एक तरीके से यूनिट पूरी खत्म हो जाएगी। फिर हम इस पर क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक, इसी इन यूनिट जो भी 8वीं और 9वीं यूनिट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो एक तरीके से 8वीं और 9वीं यूनिट जो है आपकी पूरी कंप्लीट एकदम तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद हम किसी अगली यूनिट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और बाकी आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाएँ। और नहीं देखेंगे कोई तो वही है कि फिर हमको ख़त्म करना पड़ेगा वीडियो सीरीज़ को, और हम इतनी मेहनत क्यों करेंगे जब कोई देखेगा ही नहीं। और बाकी वीडियो के लास्ट में हम आप लोगों को दो क्वेश्चंस देंगे और उन क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है, ताकि हम भी तो जाने आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, कि फालतू में ऐसे हम लोग चिल्ला रहे हैं। तो उनके जो आंसर हैं क्वेश्चन के हम नहीं बताएंगे, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि हमको पता चले आप लोग पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज फिर हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिनरल वाला टॉपिक कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। मैंने बताया था कि पोषक तत्व के बारे में, ठीक बताया था। एक माइक्रो होते हैं, दो भाग में इसको डिवाइड करेंगे, दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक, तो इसके अंतर्गत हमने प्रोटीन को पढ़ लिया है माइक्रो में, वसा को पढ़ लिया और कार्बोहाइड्रेट को पढ़ लिया था। ठीक, ये हमारी पहली वीडियो में हमने ये कवर कर लिया था। जिसने ना देखा हो तो वीडियो आप लोग पहली वाली देख लेना। उसके बाद में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसमें हमने विटामिन को इसकी पिछली वीडियो में जो दूसरी वाली वीडियो थी वहाँ पर ख़त्म कर लिया था। और आज हम लोग ये देखने वाले हैं, ठीक, खनिज और जल के बारे में यहाँ पर देख लेंगे। तो ये पूरी जो है एक तरीके जो 8वीं 9वीं यूनिट है यहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक, क्वेश्चन इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खनिज लवण के बारे में। ये क्या है, मैंने बताया था ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और ये एक तरीके से सुरक्षात्मक और नियामक मतलब रेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक तरीके से शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। इनका खनिजों का हमारे शरीर में यही काम होता है। और जो मानव का शरीर है वहाँ पर लगभग 19 खनिज लवण होते हैं जो भिन्न भिन्न मात्राओं में पाए जाते हैं। कुछ कम होते हैं, कुछ कम मात्रा में होते हैं, तो कुछ ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये कुल शरीर का लगभग 4.6% भाग बनाते हैं। ठीक, ये याद रखना। मतलब जो हमारे टोटल बॉडी होती है उसमें मिनरल्स का अगर पार्ट देखें तो ये लगभग 4 से 6% ही जो है मिनरल हमारे बॉडी में होते हैं। ठीक, तो ये चीज़ एक फैक्ट है, इंपॉर्टेंट, याद रखना। और इनको हम भोजन के द्वारा इनटेक करते हैं। ठीक, भोजन के द्वारा ही भोजन करते हैं तो उसके द्वारा हमको मिनरल की प्राप्ति होती है, ये याद रखना। और इसी प्रकार से जो कुछ प्रमुख खनिज हैं जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, लौह तत्व, आयरन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, क्लोराइड, ये कुछ प्रमुख खनिज लवण हैं जिनके बारे में आगे जो है हम लोग इसके बारे में डिटेल में भी समझेंगे, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग यहाँ पर देख लें। उसके बाद जब हम लोग खनिज लवण जो है उनका जब वर्गीकरण फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे तो उनको हम फिर से दो भाग में डिवाइड करेंगे, एक माइक्रो मिनरल, दूसरे माइक्रो मिनरल। ठीक, मैक्रो वाले जो हैं ये हमारे शरीर में इनकी एक तरीके से अधिक मात्रा में ये पाए जाते हैं, इनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। और जो माइक्रो हैं ये कम मात्रा में हमारे शरीर में होते हैं, इनकी आवश्यकता कम मात्रा में पड़ती है। ठीक, तो अधिक मात्रा में अपेक्षित होते हैं और ये कम मात्रा में अपेक्षित होते हैं। अधिक मात्रा में जो अपेक्षित वाले कौन कौन से हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और मैग्नीशियम, ये इनकी शरीर में हमारे ज़्यादा मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। ठीक, इन मिनरल्स को इसको माइक्रो मिनरल बोलेंगे। उसके बाद में जो कम मात्रा में जो अपेक्षित होते हैं, जिनकी कम आवश्यकता होती है बॉडी में, वो हैं लौह तत्व मतलब आयरन जिनको हम कहते हैं,
उसके बाद आयोडीन और जिंक, कॉपर, इनके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अधिक मात्रा में अपेक्षित जो खनिज हैं, इनको माइक्रो मिनरल बोलेंगे, उनको हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक, एक एक करके। सबसे पहले कैल्शियम और फास्फोरस को देखें। ये एक साथ में ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम दोनों को एक साथ में बता रहे हैं। ठीक, ये याद रखना। और जो खनिज लवण होते हैं हमारे शरीर में, उसमें सबसे अधिक मात्रा, खनिज लवण की बात हो रही है, तत्वों की, सारे तत्वों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर खनिज लवणों की बात हो रही है। उसके अनुसार अगर देखा जाए तो इनकी मात्रा हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा होती है। किसकी? कैल्शियम और फास्फोरस की। इनके कार्य की अगर बात करें तो इनका काम क्या है? हड्डियों एवं दांतों का विकास, मतलब हड्डियों के विकास में और दांतों के विकास में कैल्शियम और फास्फोरस का यूज़ होता है। और शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण, जो बॉडी में जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम इनका होता है। ठीक है, इतना ही। ये चीज़ें एग्जाम में आने वाली हैं, बाकी फालतू की तो बहुत चीज़ें हैं, तो आप लोग इतना ही ये चीज़ें एकदम पढ़ लेना, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती हैं। और सोर्सेज क्या हैं? कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? तो सबसे ज़्यादा दूध और दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक, दूध और दूध से बने पदार्थों में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। मछली में, केकड़ा में, झींगा में यहाँ पर कैल्शियम देखने को मिलता है। मोटे अनाज, दाल में खास करके कौन सी? मूंग की दाल, राजमा, सोयाबीन, उड़द, यहाँ पर भी आपको कैल्शियम मिलेगा। और नारियल, बादाम, अखरोट, जो नट्स वाले चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको कैल्शियम देखने को मिलेगा। चौलाई, अरबी के पत्ते, सरसों, मेथी आदि, यहाँ पर भी आपको कैल्शियम मिलेगा। तो ये एक तरीके से कैल्शियम के सोर्सेज हैं। इनको खाने से आपको शरीर में कैल्शियम की पूर्ति होती है। और फास्फोरस की अगर बात करें तो फास्फोरस जैसे अंडा है, दूध है, मछली है, मुर्गा है और मोटे अनाज, इन सब में फास्फोरस की उपस्थिति होती है। तो इतना आप लोगों ने कैल्शियम और फास्फोरस के बारे में पढ़ लिया। ठीक, कैल्शियम की कमी से क्या होगा? कैल्शियम की कमी से आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, दांत कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उन्हीं से हड्डियों को बनाने में इनकी बड़ी भूमिका होती है। फास्फोरस की भी बड़ी भूमिका होती है। अगर ये कम हो जाएंगे तो क्या होगा? बॉडी में हड्डियां कमज़ोर होंगी। इसलिए कैल्शियम, जब हड्डियों में दिक्कत होती है तो कैल्शियम की गोली दी जाती है ताकि हड्डियां जो है मजबूत हो जाएं। अगला सोडियम है। ये कैसे हैं? ये सब माइक्रो हैं, इनकी आवश्यकता शरीर में ज़्यादा है। ये क्या है? एक वयस्क व्यक्ति में के शरीर में लगभग 120 ग्राम सोडियम पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 120 ग्राम सोडियम पाया जाता है। ये एक फैक्ट है, लगभग 120 ग्राम सोडियम मानव शरीर में रहता है। अधिकांश भाग कहाँ पर? कोशिका के बाह्य द्रव्य में पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक, सिंपल सा, मान लिया कोई एक कोशिका है, ये सेल है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है। तो ये जो अंदर भरा होता है ये इंट्रा सेलुलर होता है फ्लूइड, मतलब इसके अंदर वाला फ्लूइड। और जो इसके बाहर जो छोटा मतलब ये जो इसके सेल के चारों तरफ ये वाला जो फ्लूइड होता है, जो बाह्य द्रव्य है सेल के तरफ, जो सेल के चारों तरफ द्रव है, इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहेंगे। यहाँ पर आपको सोडियम देखने को मिलेगा। ठीक, कौन सा? सोडियम को हम Na से डिनोट करते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये याद रखना। इनके कार्य क्या हैं? बाह्य तथा अंतः कोशिकीय द्रव्य का नियंत्रण करते हैं। कैसे? क्योंकि जो कोशिका के अंदर जो अंतः इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड होता है, यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है? पोटेशियम की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा होती है। तो ये दोनों मिल करके आपस में काम करते हैं। तो ये सोडियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे? आपस में मिल करके दोनों के फ्लूइड के बीच में नियंत्रण करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं बाह्य तथा अंतःकोशिकीय द्रव्य का नियंत्रण ये करते हैं दोनों मिल करके। कौन? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम जो है सेल के बाहर का जो, मतलब कोशिका के चारों तरफ जो फ्लूइड है वहाँ पर सोडियम होगा, और जो अंदर का है वहाँ पर पोटेशियम देखने को मिल रहा है। याद रखना ये चीज़। शरीर के द्रव्यों में क्षारकता और अम्लता के संतुलन का नियंत्रण कैसे? यहाँ पर क्लोराइड भी होता है। ठीक है, तो क्लोराइड जैसे, मतलब जो क्लोराइड माइनस होता है, तो ये क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो क्षारीय होंगे, ये अम्लीय होंगे, तो दोनों मिला करके क्या बनाएंगे? NaCl, मतलब न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इस तरीके से ये जो क्लोराइड के साथ मिल करके अम्ल और क्षार के बीच में संतुलन
वगैरह करते हैं, संतुलन पर नियंत्रण करते हैं। ठीक, ये चीज़ याद रखना। मांसपेशियों के संकुचन में सहायक हैं। जो मांसपेशियां संकुचित होती हैं उसमें इनका बड़ा रोल है, किसका? सोडियम का। ये चीज़ें याद रखना। हमने समझा दी हैं, बाकी नोट्स में सब लिख दिया है, लेकिन हम समझा दे रहे हैं तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। कोशिका में आने जाने वाले पदार्थ जैसे सेल है, ठीक, इसके अंदर जो भी पदार्थ आते जाते हैं, अंदर कुछ पदार्थ अंदर गए, कुछ बाहर निकले, कुछ अंदर गए, कुछ बाहर निकले, तो उनमें भी इनका रोल होता है, क्योंकि ये बाहर भाग में उपस्थित रहता है सोडियम, अंदर पोटेशियम रहता है, तो इनका भी, ये भी जो है सोडियम पोटेशियम का काम है। स्नायु का संदेश, स्नायु मतलब नाड़ियाँ, जो शरीर की नाड़ी तंत्र है, दूसरी स्नायु तक भेजने में सहायता करते हैं। मतलब नाड़ी का जो तंत्र है, एक स्नायु एक नाड़ी से दूसरी नाड़ी में संदेश, जो मैसेज जाता है, उसमें जो है सोडियम का बड़ी भूमिका होती है। याद रखना ये चीज़। सोर्सेज क्या है? सबसे बड़ा सोर्स तो आप लोग को पता है NaCl। ठीक, NaCl मतलब नमक। क्या है? नमक। सबसे बड़ा स्रोत है किसका? सोडियम का। और बहुत सारे खाद्य पदार्थों में भी सोडियम की उपस्थिति होती है, जैसे दूध है, अंडे का जो सफ़ेद वाला पार्ट होता है वहाँ पर सोडियम होता है, मांस में, मछली में थोड़ा बहुत सोडियम देखने को मिलता है, पालक, मेथी, दालें, और जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, मतलब जो प्रोसेसिंग के थ्रू जैसे फूड होते हैं, जैसे बिस्किट है या कोई भी पिज्ज़ा, बर्गर, ये जो प्रोसेस करे जाते हैं फूड, वहाँ पर भी होता है कि वहाँ पर नमक का यूज़ किया जाता है। नमक का यूज़ करा जाएगा तो जाहिर सी बात वहाँ पर सोडियम की उपस्थिति होगी। तो ये वाली चीज़ें आप लोग क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। अगला पोटेशियम। तो वही सेम चीज़ मैंने बताई, पोटेशियम और जो सोडियम है ना, अधिकांश पोटेशियम कहाँ पर? अंतःकोशिकीय द्रव्य में पाया जाता है। मैंने बताया था जो सेल है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस, यहाँ पर जो फ्लूइड अंदर वाला है ना, ये अंदर वाला फ्लूइड है, यहाँ पर पोटेशियम आपको देखने को मिलेगा। बाहर के साइड में क्या है? बाहर सोडियम होता है, बाहर सोडियम, अंदर पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम जो है एक दूसरे के कार्य से संबंधित होते हैं, घनिष्ठ संबंध होता है, दोनों मिल करके कार्य करते हैं। वो बाहर अंदर होता है, मतलब पोटेशियम अंदर हुआ और सेल के जो चारों तरफ वो सोडियम हो जाएगा, तो दोनों मिल करके बैलेंस बनाते हैं दोनों के बीच में। ठीक है, सेल के बाहर के फ्लूइड और सेल के अंदर के फ्लूइड के बीच में। तो याद रखना, सोडियम और पोटेशियम दोनों मिल करके, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, घनिष्ठ संबंध होता है और मिल करके काम करते हैं। कार्य की बात करें तो लगभग वही सारे कार्य हैं जो सोडियम के हैं। अंतः तथा बाह्य कोशिकीय द्रव्य में संतुलन का नियंत्रण, शरीर के द्रव्यों में क्षारकता और अम्लता का नियंत्रण, वही सेम चीज़ यहाँ पर, जैसे वो NaCl बनाते हैं क्लोराइड से मिल करके, तो ये भी अपना KCl, मतलब ये सोडियम क्लोराइड बनाएगा तो ये पोटेशियम क्लोराइड बना लेता है। तो अम्लता और क्षारता के बीच में क्या कर देंगे? ये नियंत्रण करता है। तो ये दोनों का लगभग एक ही तरीके का काम रहता है। मांसपेशियों की कार्यशीलता में योगदान है, तो वही काम है जो सोडियम के हैं, याद रखना। इनकी उपस्थिति। खाद्य स्रोत क्या है? लगभग सभी पदार्थों में कुछ मात्रा में पोटेशियम होता है। के मतलब पोटेशियम, यहाँ पर के रसायन की भाषा में पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं। बाकी मांस, मुर्गा, मछली, ये पोटेशियम के अच्छे स्रोत हैं। हरे नारियल का जो पानी है, एक नारियल वाटर जो आप लोग पीते हैं, यहाँ पर पोटेशियम मिलता है। केला, आलू, गाजर, टमाटर, नींबू, यहाँ पर भी पोटेशियम देखने को मिलता है। तो लगभग मैक्सिमम पदार्थ में पोटेशियम होता है। आगे क्लोराइड देखते हैं। क्लोराइड के बारे में मैंने बताया, जैसे जो बाह्य, जिसे मैंने बताया था कोशिका के बारे में, यही सिंपल सारा खेल यहाँ पर। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, अंदर का जो द्रव्य है और कुछ जो बाहर का द्रव्य है। ठीक, याद रखना ये सब चीज़ें, बिल्कुल एकदम क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो बाहर के द्रव्य में मैंने बताया था सोडियम होता है और अंदर के द्रव्य में पोटेशियम होता है। तो जो अंदर, ये जो बाहर के द्रव्य में डायरेक्ट, मतलब ऐसे ही, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये क्लोराइड के साथ में होता है। मतलब ये जो बाहर होता है ये NaCl के रूप में होता है, NaCl के रूप में होता है, और ये अंदर जो है ये क्लोराइड के साथ मिलकर के पोटेशियम क्लोराइड बना लेता है, तो ये KCl के रूप में अंदर होता है। ठीक, मतलब ये पोटेशियम के क्लोराइड के रूप में और ये सोडियम क्लोराइड के रूप में होता है। कार्य क्या है? सोडियम तथा पोटेशियम के साथ मिल करके द्रव्य संतुलन, वही वाला, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिल करके एक तरीके से उदासीन विलयन का निर्माण करते हैं। ठीक, तो शरीर के द्रव्यों में अम्लता तथा क्षारकता दोनों को नियंत्रित करते हैं।
ठीक। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जैसे सोडियम पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें क्षारकता है, क्लोराइड में नेगेटिव चार्ज है तो ये अम्लता है। दोनों को जब न्यूट्रलाइज होकर के NaCl बनाते हैं तो एक तरीके से ये नियंत्रण इन दोनों में प्रदान करते हैं। ठीक है। सोर्सेस वही नमक का सबसे ज़्यादा नमक में, और वनस्पति जन्य जो पदार्थ हैं वहाँ पर आपको पोटेशियम देखने को मिलेगा। ठीक। तो ये वाली चीज़, ये वाला मतलब क्लोराइड की बात हो रही, क्लोराइड वहाँ पर देखने मतलब NaCl है तो वहाँ पे सोडियम भी होता है, उसमें क्लोराइड भी होता है। तो क्लोराइड के सबसे ज़्यादा नमक में, और जो वनस्पति जन्य पदार्थ हैं वहाँ पर भी क्लोराइड देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम नमक में ही होता है, तो नमक खाने से आपकी क्लोराइड की पूर्ति हो जाती है। अगला मैग्नीशियम। अधिकांश मैग्नीशियम 60 से 70% हड्डियों में कैल्शियम तथा फास्फोरस के साथ पाया जाता है। मतलब ये जो मैक्सिमम क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस, इन्हीं के साथ में मैक्सिमम मैग्नीशियम होता है। ठीक। दूसरा, शेष 30 से 40% भाग जो है ना विभिन्न ऊतकों, मतलब जो बचा हुआ पार्ट है, जो बहुत सारी जो शरीर में सेल्स वगैरह है और जो शरीर के बहुत सारे फ्लूइड हैं, उनमें ये चीज़ें जो अंतःकोशिकीय द्रव्य है सेल के अंदर, मैंने बताया था जो कोशिका के अंदर जो अंतःकोशिकीय जहाँ पर पोटेशियम की उपस्थिति होती है वहाँ पर ये मैग्नीशियम होता है। इसका कार्य क्या है, विभिन्न पदार्थों जैसे कोशिका में आने जाने को नियंत्रित करता है। मतलब जो कोशिका में पदार्थ आते जाते हैं उनको कंट्रोल करने का काम है इनका। जो भी पदार्थ कोशिका में गए, कुछ पदार्थ कोशिका के बाहर निकले, उनको कंट्रोल करने का काम किसका है, ये वाला मैग्नीशियम का। ठीक है, याद रखना। अगला, एंजाइमों की कार्यशीलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है और हड्डियों के निर्माण में भी इनका उपयोग होता है, क्योंकि ये एक तरीके से कैल्शियम और फास्फोरस वगैरह के साथ में रहते हैं, मतलब उन्हीं के साथ में ही विद्यमान रहते हैं, तो इनमें हड्डियाँ वगैरह के निर्माण में इनका योगदान हो जाता है। स्नायु तंत्र, जो नाड़ी तंत्र है, और मांसपेशियों के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जो आवश्यक होते हैं, क्योंकि कैल्शियम के साथ में होते हैं, तो जो वहाँ पर फंक्शन था वही इनका भी फंक्शन है, और प्रोटीन के निर्माण के लिए भी आवश्यक माने जाते हैं। तो ये इनके कार्य हो गए किसके, मैग्नीशियम के। अगला, तो यहाँ तक हमने जो ज़्यादा मात्रा में जो अपेक्षित, जिनकी अपेक्षा होती है ज़्यादा शरीर में, जिनकी एक तरीके से डिमांड होती है, उनको मैंने डिस्कस किया। अब यहाँ पर कम मात्रा में अपेक्षित खनिज के बारे में देखेंगे। ये कम मात्रा में तो ज़रूर अपेक्षित होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक। इनको हम ट्रेस एलिमेंट या सूक्ष्म मात्रिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेस एलिमेंट या सूक्ष्म मात्रिक। कौन कौन से होंगे, एक तो लोहा, जिसको आप लोग कहेंगे आयरन, आयरन के टेबलेट वगैरह नाम सुनते होंगे, तो आयरन जिसको हम Fe से केमिस्ट्री में डिनोट करते हैं, आयोडीन। ठीक। और जिंक जिसको Zn कहते हैं, और कॉपर, तांबा, ये कॉपर है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एक तरीके से माइक्रो मिनरल हैं। इनको भी जो मेजर हैं उनको हम एक एक करके उनके बारे में डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ ले रहे हैं। बाकी आप लोग डिटेल में तो सब पढ़े ही होंगे, लेकिन हमारा काम है क्वेश्चन जहाँ से आए वो हम पढ़ा दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है लौह तत्व, सबसे ज़्यादा रक्त में होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। यह तत्व शरीर के विभिन्न अंगों जैसे यकृत, प्लीहा, गुर्दा, अस्थिमज्जा में संग्रहित होता है। तो जो आयरन है कहाँ पर कलेक्ट होता है, कहाँ पर संग्रहित होता है, तो आप बताएंगे यकृत में, प्लीहा में जिसको स्प्लीन कहते हैं, यकृत मतलब लीवर, गुर्दा मतलब किडनी, अस्थि मज्जा बोन मैरो में क्या कहते हैं, संग्रहित होते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, कहाँ पर आयरन संग्रहित होता है। ऑक्सीजन का जो संवहन होता है, ठीक, उसमें इनके कार्यों की अगर बात करें तो उसमें लौह तत्व की बड़ी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कहते हैं ना, आयरन क्या है, हीमोग्लोबिन में आयरन सबसे मुख्य अवयव होता है। जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ठीक, उसमें वो आयरन से बाइंड होता है, मतलब उसमें आयरन सबसे मेन पार्ट जो एक तरीके से तत्व होता है हीमोग्लोबिन में, वो आयरन होता है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है, शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो जब हीमोग्लोबिन का काम ये है तो जो आयरन है उसका भी यही काम हो जाएगा, क्योंकि ये इसका जो मेजर पार्ट आयरन ही है हीमोग्लोबिन का। ठीक, तो ये काम हो गया। उसके बाद में जो मांसपेशियों के संकुचन है उसके लिए ऑक्सीजन प्रदान करना, मतलब मांसपेशियां जो संकुचित होती हैं उनमें जो ऑक्सीजन
का ऑक्सीजन मतलब जो जाती है उसको प्रदान, मतलब ऑक्सीजन जब जाएगी ना बॉडी में, तो जब ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी तो ऑक्सीजन प्रदान मतलब ये हीमोग्लोबिन का काम होता है। तो हीमोग्लोबिन का काम है तो वहाँ पर जाहिर सी बात आयरन होगा। तो सिंपल सा है, इतना तो समझेंगे ही आप लोग। तो बाकी मांसपेशियों में जो आयरन है, जो आयरन तत्व है ना, वो मायोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है। कैसे? ब्लड में जो ऑक्सीजन, ब्लड में जैसे होता है ना, ब्लड में आयरन जो है, ब्लड में आयरन किस, आयरन जो है ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ में पाया जाता है। ठीक, हीमोग्लोबिन के रूप में, एक तरीके से यही कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है। लेकिन जो मांसपेशियां हैं वहाँ पर मायोग्लोबिन के रूप में आयरन पाया जाता है। ये याद रखना, मांसपेशियों में मायोग्लोबिन के रूप में और ब्लड में हीमोग्लोबिन के रूप में आयरन पाया जाता है। मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन को संग्रहित करने की क्षमता होती है। क्यों? मतलब क्योंकि जो मायोग्लोबिन होता है मांसपेशियों के अंतर्गत, तो उसमें वो ऑक्सीजन को क्या करता है, संग्रहित करने की मायोग्लोबिन में क्षमता होती है। तो वहाँ पर एक तरीके से आयरन, क्योंकि मायोग्लोबिन में आयरन है तो आयरन का रोल वहाँ पर हो जाता है। ठीक, इतना समझ लेना। बाकी अगला, कोशिकाओं में ऑक्सीकरण को बढ़ाना। तो सिंपल से ध्यान से ये चीज़ देखना, जैसे प्रोटीन है, कार्बोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, तो जब ये बॉडी में जाते हैं तो छोटी छोटी इकाई में टूटते हैं, छोटी छोटी सरल इकाइयों में टूटते हैं। जब ये टूट जाएंगे, टूटते हैं, तो हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है जब ये टूटते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन जैसे क्या है, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में, ये छोटे छोटे कार्बोज जो हैं छोटे छोटे पार्टिकल में, फैट जो है फैटी एसिड में टूटेंगे, तो क्या होगा, हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगी। और जो ये टूटते हैं ना, उसमें वो आयरन की मदद से टूटते हैं। किसकी मदद से? आयरन की मदद से। इसीलिए कोशिकाओं में ऑक्सीकरण को ये बढ़ाते हैं। ये चीज़ याद रखना। तो इसीलिए हम कहते हैं, मतलब कहा जाता है कि अगर आप लोग ज़्यादा काम करते हैं तो आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको एनर्जी ज़्यादा कैसे मिलेगी? तो हमको आयरन भी ज़्यादा इनटेक करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आपके अंदर आयरन की कमी है तो आपके अंदर थकान, ब्लड वगैरह की कमी, एनीमिया वगैरह हो जाता है। याद रखना, आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया रोग होगा। और अगर मतलब एक तरीके से एनर्जी भी हमारे अंदर अगर इसकी कमी होगी तो हमारे अंदर ऊर्जा की कमी होगी। हम लोग जब थोड़ा सा भी काम करेंगे तो हंफने लगेंगे, थक जाएंगे। तो यहाँ पर आयरन का सब रोल होता है। अगला एक और रोल, जो कुछ रोल हैं, जैसे कुछ बौद्धिक कार्यों में सहायक, जैसे कि तत्कालीन स्मृति है, सीखने की क्षमता है, ध्यान केंद्रित कर पाने की क्षमता है, यहाँ पर भी आयरन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे अंदर पार्टिकल जो है एक तरीके से तत्व हो जाता है। इसलिए आयरन पर ज़्यादा एक तरीके से फोकस किया जाता है। समझ रहे हैं कि मतलब आयरन हमको ज़्यादा इनटेक करना है। इसीलिए थकान वगैरह अगर आपको आती है, कोई दिक्कत है, जल्दी थक जा रहे हैं, एनर्जी, तो आयरन के आपके अंदर कमी है। आयरन मतलब हीमोग्लोबिन की कमी है। हीमोग्लोबिन की कमी है, इसका मतलब दिक्कत है हमको यहाँ। और जो लास्ट में है, सुरक्षात्मक कार्य, जैसे लौह तत्व की जो है सभी संक्रमण तत्व संक्रमणों से बचाने में मदद करता है। तो एक तरीके से संक्रमण से बचने में भी एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो ये सारे क्या हो गई आयरन के बारे में। खाद्य स्रोत अगर देखें तो हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां, गेहूं का आटा, बाजरा, रागी, ज्वार, साबुत दालें, गुड़ में भी आयरन बहुत होता है। मांस में खास करके जो जानवरों का जो भी मांस है, लीवर और गुर्दा वगैरह जो होता है जानवरों में, वहाँ पर आयरन देखने को ज़्यादा मिलता है। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। प्रोटीन और विटामिन सी जो है लौह तत्व के अवशोषण में सहायता करते हैं। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है कि जैसे जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं वहाँ पर आयरन तो बहुत होता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर में आयरन को अवशोषण में, जो शरीर में आयरन का अब्जॉर्प्शन होगा उसमें वो क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। इस वजह से हमको प्रोटीन और विटामिन सी अलग से अगर हम उसके साथ में खाने के साथ में खाएंगे तो अवशोषण में मदद करते हैं। ठीक, इसीलिए अगर आप लोग कोई खाना खाते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां या कुछ साबुतदार मतलब गुड़ या कुछ मांस वगैरह कुछ भी खा रहे हैं, तो आयरन तो वहाँ पर है, लेकिन वो आयरन को अवशोषण में वहाँ पर कुछ ऐसे तत्व हैं जो आयरन के अवशोषण में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो इस वजह से आप लोग क्या करना है, आपको विटामिन सी साथ में लेना है, जिससे आयरन क्या हो, अपने आपके शरीर में अवशोषित हो जाए, आपको आयरन पूरी तरह से बॉडी में मिल जाए। तो अपने खाने में विटामिन सी की मात्रा को बढ़ाएं, आयरन युक्त चीज़ें खाने के साथ साथ में, और प्लस प्रोटीन वगैरह भी खाएं। ये आयरन को अवशोषण में मदद करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, याद रखना।
अगला आयोडीन देख लेते हैं। वयस्क के शरीर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, सबसे ये इंपॉर्टेंट है कि शरीर में बहुत कम मात्रा में होता है। और इसकी सबसे ज़्यादा मात्रा कहाँ पर है? थायराइड ग्लैंड जो गले में होती है, ठीक है। कौन सी? थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होती है? गले में होती है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसकी मात्रा देखने को मिलती है, और हिंदी में इसको गल ग्रंथि कहेंगे, ठीक। और इससे जो गल ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड है, वहाँ से जो हार्मोन निकलता है उसको थायरोक्सिन हार्मोन कहा जाता है। और ये थायरोक्सिन हार्मोन का जो मुख्य अवयव है वो आयोडीन है। क्या है? आयोडीन। मतलब ये थायरोक्सिन हार्मोन का जो मुख्य अवयव क्या है? आयोडीन। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो घेंघा, जिसको गलगंड नामक रोग कहते हैं, मतलब गलगंड और या घेंघा दोनों एक ही है, वो रोग हमारे शरीर में हो जाता है। इसलिए हमको आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। थायरोक्सिन शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दर को नियंत्रित करता है। कौन? थायरोक्सिन। अगर यह नियंत्रण नहीं होगा तो क्या होगा? शारीरिक और मानसिक दोनों वृद्धि प्रभावित होती है। तो इसलिए अगर हमारे अंदर आयोडीन की कमी है तो आपकी शारीरिक वृद्धि भी प्रभावित होगी और मानसिक वृद्धि भी प्रभावित होगी, दोनों वृद्धियाँ यहाँ पर प्रभावित होंगी। दूसरा, अगर ज़्यादा कमी हुई तो घेंघा नामक, गलगंड नामक रोग भी आपके अंदर हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे स्रोत, इसके सोर्सेज क्या हैं? तो शैवालों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पर? शैवालों में सर्वाधिक मात्रा में। तटवर्ती इलाके हैं वहाँ पर जो सब्जियाँ उगाई जाएंगी वहाँ पर पाया जाता है। एक्चुअली होता क्या है ना, ये जो आयोडीन है, आयोडीन बहुत कम मात्रा में जो होता है, शैवाल में तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन जैसे मतलब डिपेंड करता है कि जैसे जहाँ पर कोई चीज़ उगाई जा रही है तो उस मिट्टी में कितनी आयोडीन है। मिट्टी में कितनी आयोडीन है? अगर मिट्टी में ज़्यादा आयोडीन होगी तो वहाँ की जो फसलें हैं, मतलब एक तरीके से सब्जियाँ हैं, उनको वहाँ पर भी ज़्यादा आयोडीन हमको मिलेगी। लेकिन बहुत सारे जैसे पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर आयोडीन एक तरीके से वहाँ पर होता ही नहीं है, तो वहाँ की जो सब्जियाँ हैं वहाँ पर उनकी सब्जियों में आयोडीन ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि आयोडीन मिट्टी पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर मिट्टी में कितना आयोडीन है। और जैसे उसके बाद अगर पशुजन्य पदार्थ, मान लिया कोई पशु वाले पदार्थ है, मान लिया दूध है या कोई भी पशु मांस वगैरह है, तो अगर उसको देखें तो वहाँ पर भी एक चीज़ ये आप लोग को ध्यान रखना है कि अगर पशु के भोजन में कितना आयोडीन है, मतलब अगर पशु जो आयोडीन खा रहे हैं क्या उनको आयोडीन मिल रहा है, ठीक, ये घास के माध्यम से या उनको अलग से दिया जा रहा है। अगर उनको मिल रहा है तो आपको भी मिलेगा खाने से। तो ये सब एक्चुअली इसमें आयोडीन में डिपेंड करता है। तो इसलिए आयोडीन एक बहुत कम मात्रा में मिल पाता है। तो क्या है, आयोडीन युक्त नमक वगैरह जो आता है, इसलिए गवर्नमेंट ने आयोडीन युक्त नमक खाने पर काफ़ी बल दिया। आयोडीन युक्त नमक जो है मतलब आप लोगों को खाना चाहिए, क्योंकि आयोडीन आप लोगों को नहीं मिल पाता है। जो सब्जियां हैं वहाँ पर आयोडीन की मात्रा बहुत कम मात्रा में होती है, तो आप लोग को इसीलिए आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है ताकि आपके शरीर में आयोडीन की कमी ना हो पाए। समुद्री जो खाद्य पदार्थ हैं, शैवाल, मछली और जो शेल फिश होती है, शेल फिश नहीं मतलब शेल वाली जो फिश, जैसे घोंघा होता है देखा हो तालाब में, वो उसमें जो अंदर मछली होती है वो शंख मीन उसको कहेंगे। और मछली, शैवाल, उसमें एक तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको आयोडीन देखने को मिलता है। अगला जो ये बंद गोभी है, ठीक है, बंद गोभी, मूली, भिंडी, मूंगफली, ये सब क्या है ना, ये जो आयोडीन है ना, आयोडीन जो थायरोक्सिन है, ठीक, थायरोक्सिन के निर्माण में मतलब रुकावट पैदा करते हैं, इसके निर्माण को रोकने की कोशिश करते हैं। इसलिए इनको गलगंड जनन या गोइट्रोजेंस कहते हैं, क्योंकि ये इनके निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक। तो इसलिए इनको कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि इनको ज़्यादा पका करके, ठीक से पका करके खाना चाहिए। तो ये चीज़ें रहीं। बाकी आयोडीन की पूर्ति के लिए आप लोग को नमक खाना चाहिए, और क्या नाम, सॉरी, मतलब आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, इससे आयोडीन की पूर्ति होगी। अगले जो कुछ हैं छोटे मतलब तत्व हैं यहाँ पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तो कुछ देख लेते हैं, एग्जाम में बहुत ज़्यादा यहाँ से नहीं आता है। जैसे इनकी वृद्धि, ये वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, कौन से? जिंक। और ये हीमोग्लोबिन के संश्लेषक, मतलब हीमोग्लोबिन का जो संश्लेषण होता है उसमें सहायक होते हैं। और कुछ एंजाइमों का अनिवार्य घटक, कुछ एंजाइमों के अनिवार्य घटक, मतलब कुछ एंजाइमों में भी ये क्या होते हैं, कॉपर जो है यहाँ पर तांबा देखने को मिलता है, ठीक। इनके सोर्सेज देखा जाए तो जो जिंक है वो लगभग सभी पदार्थों में जिंक देखने को मिलता है। और क्योंकि हमारे मिट्टी में जिंक की मात्रा ठीक ठाक होती है, इसलिए जो खाद्य पदार्थ हैं, हरी सब्जियां हैं, वहाँ पर भी जिंक ठीक ठाक देखने को मिलता है। इसलिए जिंक की मतलब जो है जिंक की मात्रा हर जगह लगभग ठीक ठाक तरीके से होती है।
तो ये चीज़ें हो गई। यहाँ तक हमने मिनरल्स को लगभग पढ़ सारी चीज़ें हमने ख़त्म कर ली। जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं वो हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना कल, तो जो भी चीज़ें छोटी छाटी होंगी वहाँ से हम लोग कवर कर लेंगे, तो कंप्लीट एक तरीके से आप लोग को ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी। फिर मैंने भी वीडियो में कहा था लास्ट में कि हम लोग को क्या करना है, एक हम आपको क्वेश्चन बताएंगे और उस क्वेश्चन को आप लोग को उसका आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में, ठीक, ताकि हम भी समझें कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं कि पढ़ रहे हैं कि फालतू में हम लोग ऐसे ही गला जो है फाड़ रहे हैं फालतू में, हमको भी पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये 2 सूचियाँ हैं, ठीक, सूची 1 सूची 2, और दोनों को आपको मिलान करना है कि कौन सा किससे मिल रहा है, ठीक, मतलब कौन सा किससे मैच कर रहा है। मैच करके यहाँ पर हमने विकल्प दिए हैं, उन विकल्प का आपको बताना है कि इसमें ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, ठीक। मैच करके यहाँ पर देखेंगे कौन सा जो है किससे मैच कर रहा है, और मैच करके यहाँ पर विकल्प ढूंढेंगे और कौन सा आंसर निकल करके आ रहा है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर पूछा है कि कौन सा युग्म लौह तत्व के अवशोषण में सहायक होता है। मैंने सब पढ़ाया है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पर युग्म मतलब दोनों की बात हो रही है, एक से नहीं होगा कि एक सही है, तो दोनों ही उस ऑप्शन में सही होने चाहिए। तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक, ताकि हमको पता चल पाएगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, ठीक। कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक। आगे पानी के बारे में, तो पानी एक्चुअल में क्या है, एक तरीके से कोई मतलब एक तरीके से पोषक तत्व तो नहीं है, पोषण नहीं प्रदान करते, पोषण प्रक्रिया में सहायता करता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ते हैं, क्योंकि जो पोषण की प्रोसेस होती है वहाँ पर इसका काफ़ी। अगर रही बात कैलोरी की, ऊर्जा की, तो यहाँ पानी से कोई कैलोरी नहीं, 0 कैलोरी मिलती है। पोषण प्रक्रिया में सहायक होते हैं, सभी शारीरिक द्रव्यों का एक घटक है पानी, क्योंकि मैक्सिमम हमारे शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। दूसरा मैंने बताया कि 60 से 70% पानी है शरीर में, तो लगभग सारी चीज़ें जो भी क्रियाएं शरीर में हो रही हैं जल के माध्यम से होती हैं। भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है, मतलब जो भी हम पोषक तत्व इनटेक करते हैं तो उनको सेल्स तक पहुंचाने का काम जल का ही होता है। इसलिए मैंने बताया कि ये पोषक तत्व तो नहीं है, लेकिन पोषक तत्वों को पहुँचाने में इनकी बहुत बड़ा इनका रोल होता है, मतलब जल का। तो इसलिए जल को यहाँ पर हम पोषण में पढ़ते हैं। आगे मूत्र के रूप में हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ के उत्पादों को बाहर निकालता है, ठीक, किसके, मूत्र के रूप में शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने का भी काम क्या है, किसका, वो जल का काम है। तो ये जल के बारे में पढ़ लेंगे। बाकी शरीर के निर्जलीकरण से, शरीर को किससे निर्जलीकरण से बचाता है, शरीर को निर्जलीकरण से भी ये बचाता है वाटर। ये सारी चीज़ें वाटर के बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, और बाकी पूरा यहाँ पर हमने जो 8 और 9th यूनिट है वो हमने पढ़ ली है। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और आप लोग विश्वास करके इसको पढ़िए। और बात वही है कि हम ये मत सोचिएगा लिख करके हम बता रहे हैं, यही चीज़ अगर हम अभी टाइप करवा दें तो आप लोग को अच्छा लगेगा अभी, क्योंकि फ्री की चीज़ें किसी को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। कहते फ्री में होगा तो ऐसे ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यही चीज़ आपको पेड में जितना मैं बता रहा हूँ ना, आपको पेड कोर्सेज में ये सब नहीं मिलने वाला है, ठीक। इतना अच्छा कंटेंट वहाँ नहीं मिलेगा जो आप लोग सोच रहे होंगे। बस वही है कि अच्छी तरीके से टाइप करवा दिया, स्लाइड बना दी, तो वो चीज़ अच्छा लगने लगता है, लेकिन ये जो कंटेंट है बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा मेरा मानना है, मेरा अनुभव है। तो आप लोग विश्वास करके इसको पढ़िए, निश्चित ही यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जामिनेशन में। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, हम भी तो, और फिर ताकि हम सीरीज़ को जो है आगे कंटिन्यू कर पाए, नहीं तो क्यों हम फालतू में यहाँ पर चिल्लाएं, ठीक है। नहीं कोई अगर देखना पसंद करता है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है हमको वीडियो बनाने से। तो आप लोग लाइक शेयर वगैरह करिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।